नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक के लिए एक सिंगल रूल बुक कैसे बनाई जाती है? आज हम लोग भारतीय संविधान की उसी दिलचस्प कहानी में चलेंगे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को जोड़कर तैयार किया गया था। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। एक नया नया देश जिसमें करोड़ों लोग हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं और ना जाने कितने अलग अलग धर्म और आस्थाएं हैं। ऐसे देश के लिए एक रूल बुक, एक संविधान आखिर कैसे लिखा जा सकता है? आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने यही सबसे बड़ा, सबसे विशाल सवाल था। तो साल था 1947। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। एक ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, एक ऐसी नींव की जो इस देश की इतनी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी को, इतने अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ सके। ये सिर्फ कानून लिखने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे देश की आत्मा को, उसके कैरेक्टर को गढ़ने जैसा काम था। और इस फीलिंग को, इस पूरी सोच को महात्मा गांधी के शब्दों ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक संविधान सभा ही एक ऐसा संविधान बना सकती है जो सच में और पूरी तरह से लोगों की मर्जी को, उनकी इच्छा को दिखाए। मतलब साफ था, एक स्वदेशी संविधान बनना चाहिए जिसे भारतीय बनाए, भारतीयों के लिए। तो काम बहुत बड़ा था, लेकिन गोल, जो लक्ष्य था, वो एकदम क्लियर था। एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जो देश को चला भी सके और साथ ही साथ देश के हर एक नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट भी कर सके। एक तरफ गवर्नेंस, दूसरी तरफ राइट्स। यही वो दो पिलर्स थे जिन पर नए भारत की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। तो सवाल यह है कि इतने बड़े, इतने हिस्टोरिक काम को अंजाम किसने दिया? कौन थे वो लोग? चलिए मिलते हैं भारत के उन फाउंडिंग आर्किटेक्ट्स से, उन जरूरी लोगों से जिन्होंने इस विशाल डॉक्यूमेंट को एक सोच से हकीकत में बदल दिया। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू हुआ दिसंबर 1946 में। और ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था, लगभग 3 साल लग गए। इन 3 सालों में संविधान बनाने वालों ने हर एक आर्टिकल पर, हर एक क्लॉज पर बहस की, ड्राफ्ट बनाए, फिर उन्हें सुधारा। दिसंबर 46 की पहली मीटिंग से लेकर जवाहरलाल नेहरू के उस ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन तक जिसमें देश का विजन रखा गया था, हर चीज़ पर बहुत गहराई से काम हुआ। और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद नवंबर 1949 में फाइनल ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया गया। और इसी ने रास्ता खोला 26 जनवरी 1950 का, वो दिन जब भारत ऑफिशियली एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र बना। और देखिए, ये काम किसी एक इंसान का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक टीम एफर्ट था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। तो जो सबसे जरूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात, जो ओरिजिनल संविधान है ना, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा था। इसके अलावा सरदार पटेल और नेहरू जैसे बड़े लीडर्स भी अलग अलग इंपॉर्टेंट कमेटियों को लीड कर रहे थे। अब यहां से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। हमारे संविधान बनाने वालों ने सब कुछ जीरो से, यानी स्क्रैच से शुरू नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा, एक यूनिक अप्रोच अपनाया। उन्होंने दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को देखा और वहां से जो सबसे अच्छे आइडियाज थे उन्हें इकट्ठा किया। आप समझ लीजिए कि ये आइडियाज की एक ग्लोबल शॉपिंग स्प्री जैसा था। और इसके पीछे की सोच, इसकी फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल थी। उनका कहना था कि पहिए को दोबारा इन्वेंट करने की क्या जरूरत है। उन्होंने मॉडर्न गवर्नेंस के लिए पहले से जो प्रूवन प्रिंसिपल्स थे, उनको खोजने के लिए दुनिया भर के संविधानों को स्टडी किया। उनका साफ मानना था कि जो चीजें कहीं और अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें हम अपनी यानी इंडियन जरूरतों के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट था दुनिया भर के आइडियाज का एक शानदार मिक्स। जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम, ये आइडिया आया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि भारत इस सिस्टम से पहले से ही काफी फैमिलियर था। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे लोकतंत्र का दिल हैं। इनकी इंस्पिरेशन ली गई अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। देश की यूनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल सिस्टम, ये आइडिया कनाडा से लिया गया। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए आयरलैंड के संविधान को देखा गया। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये कॉपी पेस्ट नहीं था। ये दुनिया के सबसे अच्छे प्रिंसिपल्स को इंडियन जरूरतों के हिसाब से अडेप्ट करने की एक बहुत ही सोची समझी प्रोसेस थी। तो इतनी सारी मेहनत, इतने सारे आइडियाज को मिलाने के बाद आखिर बना क्या? नतीजा था वो कोर गारंटीज, वो वादे जो इस नए रिपब्लिक ने अपने लोगों से किए। चलिए देखते हैं कि ये आखिर हैं क्या। जब संविधान तैयार हुआ तो इसमें शुरू में थे पूरे 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स।
सिर्फ ये नंबर ही बताता है कि ये डॉक्यूमेंट कितना विशाल, कितना कॉम्प्रिहेंसिव था। इसने कोशिश की शासन के लगभग हर पहलू को कवर करने की। इस पूरे डिटेल्ड फ्रेमवर्क का मेन काम क्या था? 2 चीजें। पहला, भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में एस्टैब्लिश करना, और दूसरा, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देना। यही इसका सबसे जरूरी, सबसे अहम मकसद था। एक इंटरेस्टिंग बात, शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। इनमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन फिर साल 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ और इस राइट को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। तो आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जो देश की बदलती सोशल और इकोनॉमिक ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदल सकता है। अच्छा, तो इन राइट्स को बचाता कौन है? इनकी रक्षा कैसे होती है? इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये आइडिया भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोर्ट्स यानी अदालतें ये चेक कर सकती हैं कि सरकार का बनाया कोई भी कानून या कोई भी एक्शन संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। ये सरकार की पावर पर एक बहुत ज़रूरी चेक एंड बैलेंस का काम करता है। और यहीं से हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, कि भारतीय संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पत्थर पर लिखी चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे बनाया ही इसीलिए गया था कि वो वक्त के साथ इवॉल्व हो सके, आगे बढ़ सके। सोचिए, हमारे संविधान को बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में भारत बदलेगा, समाज बदलेगा, नई नई चुनौतियां आएंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान के अंदर ही एक मैकेनिज्म बना दिया जिससे ये डॉक्यूमेंट अपने कोर वैल्यूज, अपनी बुनियादी बातों को छोड़े बिना वक्त के साथ खुद को अपडेट कर सके। और ये मैकेनिज्म क्या है? ये है आर्टिकल 368। यही वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को संविधान को अमेंड करने यानी उसमें संशोधन करने की पावर देता है। ये कोई गलती से नहीं डाला गया, ये एक सोचा समझा डिजाइन था ताकि संविधान हमेशा रेलेवेंट बना रहे। तो इस जिंदा डॉक्यूमेंट का नॉर्थ स्टार क्या है? इसकी गाइडिंग लाइट क्या है? वो है इसकी प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। के.एम. मुंशी ने प्रीएम्बल के लिए एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने इसे संविधान की पॉलिटिकल होरोस्कोप यानी राजनीतिक कुंडली कहा था। क्या जबरदस्त मेटाफर है! ये दिखाता है कि प्रीएम्बल ही इस देश के फ्यूचर का एक तरह से मैप है और उसका गाइड भी। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो दुनिया से इंस्पायर हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए बना। इसका इतने सालों तक, इतने दशकों तक कायम रहना हमें एक देश को बनाने के बारे में, एक नेशन बिल्डिंग के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।